नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास BRDE 101 भारत में ग्राम विकास खंड -5 ग्राम विकास में स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठन इकाई 4 शिक्षा एवं गैर सरकारी संगठन 4.0 उद्देश्य इस इकाई के अध्ययन पश्चात आप सक्षम होंगे विकास में शिक्षा का महत्व समझने में, सरकार की शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियों का वर्णन करने में, NGO के हस्तक्षेप के लिए क्षेत्र एवं आवश्यकता को चिन्हित करने में, शिक्षा के क्षेत्र में NGO का योगदान और कुछ प्रमुख NGO एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके हस्तक्षेप को चिन्हित करने में। 4.1 प्रस्तावना समय के प्रवाह के साथ शिक्षा का अर्थ प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ने उल्लेखनीय बदलाव को देखा है। संकीर्ण रूप में शिक्षा सभी प्रकार की गतिविधियां एक मानव समूह अपने वंशजों को ज्ञान कौशल एवं नैतिक रूढ़िताओं का एक स्वरूप संचारित करता है जो कि समूह को बने रहने के लिए समर्थ बनाता है। इस भाव में शिक्षा आने वाली पीढ़ी को उन कुशलताओं के संचारण को इंगित करती है जिनकी दैनिक जीवन में कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकता होती है एवं जो उस निर्दिष्ट समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मूल्यों को हस्तांतरित करती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय समझ सहयोग शांति एवं मानवाधिकार से संबंधित शिक्षा तथा मौलिक अधिकार के लिए शिक्षा से सरोकार रखने वाली यूनेस्को 1974 के आर्टिकल 1 की संस्तुतियों में मान्य किया गया है। अनुच्छेद लिखता है कि शिक्षा से तात्पर्य सामाजिक जीवन की वह संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक समूह सचेतन रूप से स्वयं के अंदर एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लाभ के लिए अपनी समग्र व्यक्तिगत क्षमताओं मनोवृत्तियों अभिवृत्तियों एवं ज्ञान को विकसित करना सीखता है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने प्रभावी प्रगति की है। विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि, बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा की वास्तविक उपलब्धता एवं शिक्षा कार्यक्रमों के विविधीकरण के संदर्भ में भारत ने छाप छोड़ने वाली प्रगति की है। प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेकों केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अधिक कारगर एवं तार्किक बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार बिल को शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, परंतु इस प्रकार के बड़े उद्देश्यों को समुदायों, घरों एवं राज्यों में केवल गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह इकाई विद्यार्थियों को व्यक्ति, समाज एवं राज्य के लिए शिक्षा का महत्व एवं भूमिका से परिचित कराती है। यह विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम एवं उद्देश्यों को हासिल करने में NGO योगदानों से भी परिचित कराएगा। 4.2 शिक्षा के प्रमुख कार्य शिक्षा का विशेष रूप आधुनिक जटिल एवं औद्योगिक समाजों में अधिक सामाजिक महत्व है। ग्रामीण एवं शोषित समाजों में इसका महत्व कहीं अधिक है। प्राचीन काल के प्रारंभ से ही सभी युगों के दार्शनिकों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। तदनुसार इसके उद्देश्यों एवं प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं। हमें यहाँ समाज में शिक्षा के प्रमुख प्रकारों का परीक्षण करना है। 4.2.1 समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना शिक्षा का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। परिवार में बच्चे होते हैं परंतु आधुनिक परिवार समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत कुछ अधूरा छोड़ देते हैं। स्कूल एवं अन्य संस्थाएं समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिवार के स्थान पर आते हैं। आज व्यक्ति महसूस करते हैं कि स्कूल का कार्य बच्चे को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना है, यहाँ तक कि ईमानदारी, निष्कपट खेल, अन्य के प्रति चिंता एवं सही तथा गलत की भावना तक की उसे शिक्षा देना है। स्कूल अपना अधिक समय एवं ऊर्जा उन मुद्दों जैसे सहयोग, अच्छा नागरिक, अपना कर्तव्य निभाना, नियमों का पालन आदि पर व्यतीत करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रमों के आयोजन से देशभक्ति के सर्वेग बताए एवं मन में बैठाए जाते हैं। राष्ट्र के भूतकाल को शानदार, इसके सुप्रसिद्ध नायकों को सम्मान एवं इसके सैन्य अभियानों को न्याय संगत बताया जाता है। 4.2.2
सांस्कृतिक विरासत का संचरण सभी समाज संस्कृति के उपयोग द्वारा स्वयं को बनाए रखते हैं। यहाँ पर संस्कृति से तात्पर्य संगीत, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विश्वास एवं कौशल के पुंज से है, जो कि वंशानुक्रम तंत्र के द्वारा प्रवाहित होते हैं एवं अनिवार्यतः सीखे जाते हैं। सामाजिक विरासत संस्कृति अनिवार्यतः सामाजिक संगठनों के माध्यम से संचारित होती है। सभी समाजों में संस्कृति संचारण का यह कार्य शिक्षा का है। इस क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करना केवल स्कूलों पर निर्भर है। 4.2.3 सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को इस रूप में डालना होता है कि वह संस्कृति के अनुकूल हो जाए। सभी जगह शिक्षा का कार्य सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है। सामाजिक व्यक्तित्व को समुचित रूप प्रदान कर संस्कृति के संचारण में शिक्षा सहायता करती है। इस तरह से यह एकीकरण करने, अस्तित्व बनाए रखने एवं उनके पुनर्निर्माण में योगदान देना है। 4.2.4 मनोवृत्ति का पुनर्निर्माण शिक्षा बच्चों में पूर्व से विकसित गलत मनोवृत्तियों को लक्ष्य करता है। विभिन्न कारणों से बालक अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों, विश्वासों, गलत विश्वासों, निष्ठा एवं पूर्वाग्रहों, ईर्ष्या एवं घृणा आदि को ग्रहण कर लेता है, जिसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। यह देखना शिक्षा का कार्य है कि गलत विश्वास, अतार्किक पूर्वाग्रह एवं अकारण निष्ठाएं बच्चे के मस्तिष्क से हटाई जाए। यद्यपि कि इस संदर्भ में स्कूलों की अपनी सीमाएं हैं, फिर भी नव से यह अपेक्षा रखी जाती है कि बच्चों की मनोवृत्तियों को पुनर्निर्माण में अपने प्रयासों को जारी रखे। 4.2.5 व्यावसायिक स्थापन जीविका के एक साधन के रूप में शिक्षा को किशोरों को जीविकोपार्जन में सहायता करनी चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा जीविकोपार्जन के साधन से भी कहीं ज्यादा हो गया है। इसे विद्यार्थियों को जीविका प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाना चाहिए। शिक्षा को विद्यार्थियों को भविष्य की पेशेजन्य स्थिति के लिए तैयार करना चाहिए। युवा को समाज में उत्पादक भूमिका निभाने के लिए समर्थ होना चाहिए। इसी के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। 4.2.6 परिस्थिति प्रदान करना शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक परिस्थिति प्रदान करना है। एक व्यक्ति के पास जितनी शिक्षा है वह उसकी वर्ग परिस्थिति से संबंधित होती है। संस्थानात्मक संरचना में एक व्यक्ति की स्थिति दो तरीके से शिक्षा से संबंधित है। एक व्यक्ति की परिस्थिति का मूल्यांकन आंशिक रूप से इस पर निर्धारित होता है कि व्यक्ति ने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। 2 वर्ग स्थिति के अन्य महत्वपूर्ण मानक जैसे व्यवसाय, आय एवं जीवन शैली आंशिक रूप से एक व्यक्ति के पास शिक्षा की मात्रा एवं प्रकार का परिणाम होती है। 4.2.7 प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन स्कूल नागरिक एवं देशभक्तिपूर्ण उपदेश एवं सलाह के माध्यम से सहयोग संबंधी मूल्यों को मन में बैठाते हैं। अध्ययन किए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए अंक प्रतिशत या स्थान के आधार सहपाठियों में तुलना किए जाते हैं। शिक्षक उनकी प्रशंसा एवं सराहना करते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं एवं उन पर अप्रसन्नता दिखाते हैं जो असफल होते हैं। स्कूलों की श्रेणी व्यवस्था उन्हें बाद की श्रेणी व्यवस्था के लिए तैयार करती है। अनेकों जो स्कूल में निम्न श्रेणी से भावनात्मक रूप से खिन्न होते हैं वे स्कूल के बाहर बृहत्तर विश्व में सीमित उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। 4.2.8 शिक्षा के अन्य कार्य पीटर वर्सले ने शिक्षा के कुछ और प्रकारों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ कौशल से संबंधित हैं जिनकी अर्थव्यवस्था द्वारा मांग है। उदाहरण के लिए अभियांत्रिक कंपनियों की संख्या एवं उत्पादन क्षमता शिक्षा व्यवस्था द्वारा तैयार किए जा रहे अभियंताओं की तुलना में कम है। नियोजित अर्थव्यवस्था में समाज की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोजित वर्षों में अग्रिम आधार पर निश्चित संख्या में डॉक्टर, अभियंता, शिक्षक, टेक्नीशियन एवं वैज्ञानिक आदि तैयार करना होता है। कुछ अन्य प्रकार निम्नानुसार है। सहभागी जनतंत्र को पोषित करती है। शिक्षा सहभागी जनतंत्र को पोषित करती है। किसी भी विशाल एवं जटिल समाज में सहभागी जनतंत्र साक्षरता पर निर्भर होता है। साक्षरता जनतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं प्रभावी मतदान में व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता की गुंजाइश करती है। साक्षरता का शिक्षा व्यवस्था के उत्पाद के रूप में आर्थिक साथ ही साथ राजनीतिक महत्व भी है। शिक्षा मूल्यों को विदित कराती है।
स्कूलों के पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षणोत्तर गतिविधियां तथा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अनौपचारिक संबंध सामाजिक कौशल एवं मूल्यों को संचारित करते हैं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक स्कूल सहयोग, श्रोता, स्वच्छ क्रीड़ा जैसे मूल्यों को विदित करता है। यह इतिहास, साहित्य जैसे विषयों में अध्यायों से संबंधित पाठ्यक्रम के माध्यम से भी पूरा किया जाता है। शिक्षा एकीकरणकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। मूल्यों जो कि विभिन्न वर्गों को एक करते हैं के सुधार के द्वारा शिक्षा समाज में एकीकरणकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। परिवार बृहत्तर समाज के आवश्यक सामाजिक कौशल एवं मूल्यों को बच्चों को प्रदान करने में असफल हो सकते हैं, जबकि स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान नवीन कौशल सीखने या विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ व्यवहार करना सीखने में बच्चे की सहायता कर सकते हैं। मूल्य एवं उन्मुखीकरण जो निश्चित व्यवसायों के लिए विशिष्ट हैं, भी शिक्षा द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा के विद्यार्थी चिकित्सा विद्यालयों में विशिष्ट रूप में शिक्षित एवं समाजीकृत किए जाते हैं। यह उन्हें समुचित चिकित्सा व्यवसायी बनने में सहायता करता है। उन्हें ग्रामीण समाज के कार्यों के लिए सार्थक मूल्य एवं उन्मुखीकरण शिक्षा द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बोध प्रश्न 1। शिक्षा के प्रमुख प्रकारों की सूची बनाएं। 4.3 व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए शिक्षा का महत्व। हम पहले ही शिक्षा के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम आपको राष्ट्र, समाज एवं व्यक्ति के लिए इसके महत्व से परिचित कराएंगे। 4.3.1 व्यक्ति एवं समाज के लिए शिक्षा का महत्व। अपनी परंपरागत सीमाओं से परे शिक्षा हमारी सभी क्रियाओं का सार है। हमारी क्रियाएं निर्देशों या अवलोकन एवं सात्मीकरण के माध्यम से हमारे ज्ञान एवं सीख का परिणाम है। सीखने की प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क सदैव नई सूचनाओं का विश्लेषण करता है या संदर्भों के भीतर साम्यताओं साथ ही साथ सूक्ष्म भेदों अति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क निश्चित ही अधिक सीखने की क्षमता रखता है। यापिकी हम अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करने से कुछ संदेहों या अन्य सामाजिक, भावनात्मक या आर्थिक बाध्यताओं के कारण स्वयं को रोकते हैं, जबकि हम लोगों में से अनेक महसूस करते हैं कि शिक्षा एक आवश्यकता है। हम विशेष लक्ष्यों या व्यक्तिगत मानक तक पहुंचने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग करने को प्रवृत्त होते हैं, जिसके बाद की अधिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी समाज में शिक्षा का महत्व अपरिहार्य एवं स्थिर अनुरूप है। इसीलिए समाज एवं ज्ञान दो भिन्न सत्ता तत्व के रूप में कभी भी अलग नहीं किए जा सके। हम समाज में शिक्षा की भूमिका के बारे में एवं किस प्रकार यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। 4.3.2 समाज में शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा समाज में कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित। स्वसशक्तिकरण। एक अच्छी शिक्षा किसी भी परिस्थिति में स्वयं के बारे में देखने के लिए आपको पर्याप्त रूप से मजबूत बनाकर आपको सशक्त करता है। यह आपको अपने आसपास के बारे में, साथ ही साथ समाज के नियमों एवं नियामकों के बारे में जागरूक रखता है। केवल ज्ञान ही आपको अधिकारियों से उसकी असावधानियों या विसंगतियों के लिए प्रश्न पूछने योग्य बना सकता है। तब आप एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था एवं शासन की कार्य पद्धति में सुधार ला सकते हैं। केवल एक जागरूक नागरिक ही अपने सरकार की नीतियों का आकलन कर सकता है एवं परिवर्तन का समर्थन एवं विरोध करने की स्थिति में होता है। समग्र रूप से व्यक्ति केवल तभी विकास ला सकते हैं जब वे जानते हैं कि मानव जाति के कल्याण के लिए कहाँ सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा आपको अपने बारे में बेहतर समझने में सहायता करती है। यह आपको मानव के रूप में अपनी क्षमता एवं गुणों को महसूस करने में सहायता करती है। यह आपको आधुनिक ज्ञान हासिल करने में सहायता करती है, जिससे कि आप अपने कौशल को तीक्ष्ण बनाने योग्य हो सके। वित्तीय स्थिरता एवं जीवन की प्रतिष्ठा। शिक्षा का एक अन्य महत्व यह है कि यह आपको वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे कि आप आगे चलकर समुचित रोजगार प्राप्त कर सकें। एक उत्तम रोजगार मेहनत से अर्जित वेतन एवं पारितोषिक से युक्त होता है, जिसके द्वारा आप अपने व्यक्तिगत खर्चों की देखभाल कर सकते हैं। जब आप स्वयं के अर्जित करते हैं तो क्रमिक रूप से आप मुद्रा के वास्तविक मूल्य को एवं इसे कमाना कितना कठिन है यह समझने लगते हैं।
आप पहले से अज्ञात आकस्मिकताओं के लिए बचत के महत्व को भी समझने लगते हैं। आप स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं क्योंकि उपयोगी होने की नई भावना होती है जो कि आपके अंदर विकसित होती है एवं आत्मनिर्भर होने की तथा अन्य वित्तीय सहारों से मुक्त होने आवश्यकता महसूस होती है। आप इस तथ्य से गर्व महसूस करते हैं कि आप स्वयं के लिए अर्जित कर रहे हैं एवं किसी अन्य से अनुग्रहित नहीं है। व्यक्तिगत आकांक्षाओं में वृद्धि एक चरण ऐसा भी आता है जब आप में जितनी मात्रा वर्तमान में अर्जित कर रहे हैं अपर्याप्त लगने लगेंगे क्योंकि आपकी स्वयं से अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं पर्याप्त रूप से बढ़ चुकी होगी। इसके बाद उन्नत प्रारूप के पाने के लिए आप रोजगार परिवर्तन करना चाहते हैं, यद्यपि कि इसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। प्रदत्त स्थितियों में पदोन्नति हो सकती है यदि आपके पास आवश्यक उच्चतर शैक्षणिक योग्यता या विद्यालय की डिग्री हो जो आपके सुरक्षित रास्ता दे, या आपने वह पर्याप्त व्यवहारिक अनुभव संचित किया हो जो आपको रोजगार के लिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं सम्यक अभ्यर्थी होने के लिए अनुमन्य करें। रोजगार दक्षता। जय उच्चतर योग्य अभ्यर्थी एवं सापेक्ष रूप से शिक्षित नहीं अभ्यर्थी के मध्य चयन के विकल्प का सामना करना होता है तो नियोक्ता संभवतः सबसे अधिक योग्य व्यक्ति का चयन करेगा। कारण यह है कि योग्य अभ्यर्थी नियोक्ता के धन एवं समय के कम विनिवेश की मांग करेगा। संगठन को व्यवसाय के दांव पेच या कार्यस्थल पर कार्यों के निष्पादन या कार्य पद्धति के विभिन्न तरीकों को उसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत नौसिखिया या शौकिया व्यक्ति को सभी चीजें कुरेद कर सिखाने की आवश्यकता होती है जो कि नियोक्ता सामान्यतः करना नहीं चाहते हैं। यह व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि कार्य के दौरान ही उच्च शिक्षा एवं एडवांस डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति सतत रूप से अपना प्रोफाइल एवं अपने ज्ञान के आधार को सुधारते रहते हैं जिससे कि प्रतिस्पर्धा की सीढ़ी में ऊपर तक जा सकें। आगामी योजना में सहायता। वे लोग जिन्होंने पर्याप्त शिक्षा एकत्र की है अपने देश के लिए विकास एवं प्रगति की मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही वे व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ते हैं एवं शिक्षक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, कल्याण कार्यकर्ता, सैनिक एवं राजनेता बनते हैं जो समाज की रीढ़ हड्डी निर्मित करने हेतु मिलकर कार्य करते हैं। यदि विकास का यह जटिल संतुलन बना रहे तो जीवन के सभी हिस्सों में सतत प्रगति होगी, चाहे वह व्यक्तिगत वृद्धि हो या इकाई के रूप में राष्ट्र का विकास हो। इस प्रगति का आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे कठोर श्रम के लामों की फसल काटेंगे। साथ ही हमारी क्रियाओं, गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों से आने वाली पीढ़ियों पर आनुषंगिक क्षति भी होगी। अतः जो निर्णय हम लेते हैं एवं वर्तमान में हम जो कार्यवाही करते हैं उसके बारे में हम असाधारण रूप से विवेकपूर्ण होना चाहिए। रोजगार कर्मी बनाम रोजगार प्रदाता। एक समय आएगा जब आपको किसी अन्य के यहाँ मात्र कर्मचारी के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आप अपने आय एवं जीवन पर स्वयं नियंत्रण रखना पसंद करें। यह तभी संभव है जब आप स्वरोजगार युक्त व्यक्ति बने एवं अपने विचारों को वास्तविक रूप लेते हुए देखना पसंद करें। आप ऐसा होना चाहेंगे जो अन्य को रोजगार के अवसर प्रदान करे एवं आय प्रदान करने में उनकी सहायता करें। उद्यमिता के इस चरण में आप अपनी विशेषज्ञता के साथ ही साथ अन्य प्रशिक्षित एवं कुशल सहयोगियों का उपयोग भी कर सकेंगे। एक दल के रूप में आप अपने व्यापार या उद्यम को बढ़ता हुआ एवं अच्छा परिणाम देता हुआ पाएंगे। आप यहाँ तक कि विश्वास एवं अंतर्दृष्टि भी रात करेंगे जो आपको अन्य व्यापार के अखाड़ों में अपनी विशेषज्ञता फैलाने एवं विविधीकरण करने में आपकी सहायता करेगा, जो कि पूर्व में आपके लिए अज्ञात थी एवं उसके बारे में आप आश्वस्त नहीं थे। यह योग्यता वर्षों में ज्ञान एवं अनुभव संचित करने के बाद आती है। खाली मस्तिष्क शैतान की कार्यशाला। घर। नियमित अध्ययन करना एवं शिक्षा सभी आयु समूह के व्यक्तियों को कुछ ठोस एवं चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए देती है। यह कुछ उत्पादक एवं उपयोगी करने हेतु उन्हें चिंतन करने एवं अपने खाली समय का उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा को विशुद्ध अकादमिक होने की आवश्यकता नहीं है। यह खाली समय में पढ़ने, साहित्य, दर्शन, कला, राजनीति, आर्थिक या यहाँ तक कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में रुचि को भी सम्मिलित कर सकती है। इसकी कोई सीमा नहीं है। वह सभी जो आप स्वयं से सीख सकते हैं। यह तभी संभव है यदि आप सीखने में रुचि दिखाएं एवं एक व्यक्ति के रूप में बढ़े। जबकि वे व्यक्ति जो ज्ञान को कूड़ेदान की तरह समझते हैं, वे अंततः जो उनसे बेहतर है
के विपरीत ईर्ष्या एवं हिंसा संबंधी विचारों में स्वयं को समाया हुआ पाते हैं। इस तरह के व्यक्ति नशीले पदार्थों के व्यसन, अनावश्यक विद्रोही, अपराध एवं सपाट निष्क्रियता की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्म सम्मान से वंचित होते हैं, जो कि एक अच्छी शिक्षा अपने अनुगामियों को प्रायः प्रदान करती है। 4.3.3 राष्ट्र के विकास में शिक्षा डैश। विकासशील देशों के विकास में शिक्षा ने प्रभावी रूप से योगदान दिया है। राष्ट्र के विकास से संबंधित अनेकों गुणों को इसने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया है। एक देश उच्च स्तर की शिक्षा के साथ समाज को नियंत्रण में रखता है। इससे अधिक यह राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। शिक्षा वह नहीं है जो केवल समाज को प्रभावित करे, बल्कि यह व्यक्ति को एवं उसके व्यवहारों को भी प्रभावित करता है। शिक्षा व्यक्ति को कार्यशक्ति का रूप देने में सहायता करती है, जो हमारे भविष्य के राष्ट्रीय विकास को ज्यादा बेहतर करने में सहायता करता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण भाग होने के कारण उसके विकास में योगदान देता है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा कार्यशक्ति के रूप में रोज व्यक्तियों को उपलब्ध कराकर एक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। अतः समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 4.4 शिक्षा प्रमुख सरकारी प्रयास। सनी को बृहत्तर एवं बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेकों प्रयास किए गए हैं। उनमें से कुछ को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत सूची में रखा गया है। स्कूल शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना एवं वर्तमान सर्व शिक्षा अभियान। यह सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि उपलब्ध कराने वाले अमिक्रनों की सहायता से केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें समुदाय एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध शिक्षकों को शामिल करके 5 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को उनके अधिवास में शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे फूड। यह भी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय निधि से संचालित योजना है। केंद्रीय विद्यालय। पूरे देश में स्थानांतरणीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह परियोजना है। नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के रूप में केंद्र प्रायोजित एक अन्य प्रयास है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से पात्र बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है। अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं संचालित हैं। 1. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार। 2. ऑपरेशन जैकबोर्ड। 3. शिक्षण का न्यूनतम स्तर। 4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को रोजगार परक करना। 5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग। 6. इलेक्ट्रॉनिक विभाग के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षण तकनीक को बढ़ावा देना। औपचारिक एवं अनौपचारिक तरीकों से स्कूल शिक्षा स्तर पर शिक्षण अवसरों को अधिकतम करने के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अनेकों अन्य प्रयास भी किए गए हैं। हाल के कुछ कार्यक्रम इस प्रकार है। 1. सर्व शिक्षा अभियान। 2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2012-13। 3. प्राथमिक स्तर पर कन्या शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पेगेली 4। मध्याह्न भोजन योजना 5। महिला समख्या 6। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमशा वर्टिकल बार 7। उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लैक स्तर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना। 8. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए कन्या छात्रावास का निर्माण एवं संचालन की योजना। 9. माध्यमिक शिक्षा 10+2 स्तर पर शिक्षा के रोजगार परक करने की योजना। 10. स्कूलों में इक्ट योजना। 11. अपंगों के लिए माध्यमिक स्कूलों में समाहित इंक्लूसिव शिक्षा। 12. स्कूलों में गुणवत्ता सुधार। 13. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना। 14. प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। 15. मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना। 16. राष्ट्रीय मेरिट सह मीन्स मेरिट कम मीन्स योजना। 17.
अल्पसंख्यक संस्थाओं में आधारभूत संरचना के विकास की योजना। 18 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना। 19 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति। 20 नए पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना एवं वर्तमान पॉलिटेक्निक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण। 21 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। 22 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल इमर्स वर्टिकल बार। स्कूल एवं तकनीकी शिक्षा। स्कूल एवं तकनीकी शिक्षा में किए गए कुछ प्रयास निम्नानुसार है। 1 देश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निर्माण। 2 विशिष्ट विश्वविद्यालय जैसे कृषि विश्वविद्यालय खोलना। 3 समन्वय परीक्षा एवं प्रत्यायन अभिकरणों की स्थापना। 4 विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन केंद्रों का निर्माण। 5 महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। 6 तकनीक प्रबंधन एवं अन्य पेशेगत क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित करना। बोध प्रश्न 2। 1 व्यक्ति के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? 2 राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योगदानों का वर्णन कीजिए। 4.5 एनजीओ एवं शिक्षा। शिक्षा का अधिकार बिल 2009 भारत के इतिहास में प्रमुख मील का पत्थर बन गया है। यद्यपि कि देश में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेकों बाधाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पात्र बच्चे का स्कूलों में नामांकन के लिए सरकार, जनता, व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों के मध्य जोड़ रहित सहयोग एवं अभूतपूर्व पैमाने पर बड़े लामबंदी किए जाने की आवश्यकता है। यह गैर लाभकारी सामाजिक संगठनों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि ये देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति, संपूर्ति एवं विकल्पों की तलाश करते हैं एवं समाज के बहिष्कृत, शोषित एवं चुनौतीयुक्त वर्गों तक पहुँचते हैं। आरटीई शिक्षा का अधिकार इस दिशा में एक कदम है, क्योंकि इसका उद्देश्य इन विभिन्न कमियों को संबोधित करना है। यद्यपि कि शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि समुदाय, घर साथ ही साथ स्कूल स्तर पर हस्तक्षेप न किया जाए एवं केवल एनजीओ ही है जो इन सभी स्तरों पर कार्य करने के लिए सुसज्जित है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट क्षमता विकास में एनजीओ की भूमिका एवं प्रभाव वह राज्यों के स्थानापन्न से शिक्षा को पुनर्जीवित करने तक अन्यार्युले वर्ग यूनेस्को इले लिखती है कि एक विकासकर्ता के रूप में उन देशों में जहां सरकार अपनी परंपरागत भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है, एनसीओ प्रमुख सेवा प्रदाता बन गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों एनजीओ रिक्त पूर्ति के प्रयासों से कहीं आगे बढ़कर नवाचार एवं क्षमता निर्माण के चरण तक पहुंच गए हैं। 4.5.1 एनजीओ के प्रकार एवं उनके सरोकार विश्व बैंक के अनुसार एनजीओ 4 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। ये है एनजीओ के प्रकार। 1 कल्याणकारी एनजीओ। विशेषताएं सेवा की ओर उन्मुख एनजीओ। 2 सहभागिता वाले एनजीओ एवं वर्ग। विशेषताएं एनजीओ को सशक्त करना। 3 समुदाय आधारित संगठन। विशेषताएं सामुदायिक विकास की ओर उन्मुख संगठन। 4 अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ। विशेषताएं ऐसे एनजीओ जो एक से अधिक देशों में कार्य कर रहे हैं। 4.5.2 शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ की आवश्यकताएं। तृतीय विश्व के अनेक देशों में जमीनी स्तर के एनजीओ सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार कर रहे हैं। गैर सरकारी एनजीओ सुदूर क्षेत्रों के सीमांत वर्गों तक पहुंचने की अपनी योग्यता के कारण महत्वपूर्ण है, जहां पर की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचने में असमर्थ रही है। अधिक समता मूल सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की तलाश में एनजीओ जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के निकट है एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमांत व्यक्तियों की आवाज की वकालत करने की क्षमता रखते हैं। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय दानदाता अभिकरणों ने पाया है कि कई बार एनजीओ विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अधिक दक्ष है। भारत में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की असफलता दिखाई देती है। सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व में स्कूल से बाहर रहने वाले 4 बच्चों में से 1 भारत में हैं। ऑक्सफैम 2000
एवं देश में आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ के योगदान का आकलन करने के क्रम में यह समझना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है। नजोमटीन थाईलैंड में 1990 में आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा को जीवन के पासपोर्ट के लिए अपरिहार्य के रूप में परिभाषित किया गया, जो व्यक्ति को वह क्या करे का चयन करने के लिए, सामूहिक भविष्य के निर्माण के लिए हिस्सा लेने में एवं शिक्षा जारी रखने हेतु योग्य बनाता है। यदि देश के भीतर एवं देशों के बीच लैंगिक असमानता को चुनौती देना है तो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। जो मेटीन घोषणा पत्र में रेखांकित उद्देश्य इसे भारतीय प्रसंग में विशेष महत्व देते हैं। यद्यपि कि भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है, परंतु देश में अभी भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का यथार्थ होना शेष है। भारत में समस्याएं बहुआयामी प्रकृति की है। पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवरोध भी साथ में है। यहाँ पर एनजीओ, जो कि समुदायों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते हैं, बच्चों को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें सरकारी स्कूल सम्मिलित करने में असमर्थ है या समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रभावी शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार एवं एनजीओ सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सरकारी निष्क्रियता के कारण निर्मित शून्य को भरने का कार्य कर रहे हैं। सरकार भी मानती है कि केवल सरकारी अभिकरणों के माध्यम से पूरे देश को सम्मिलित करना संभव नहीं है। सरकार मुख्यतः दो तरीके से एनजीओ के साथ कार्य करना उपयोगी पाती है। पहला, जरूरतमंदों तक पहुंचने में एनजीओ समर्थ है। दूसरी ओर एनजीओ अच्छा उदाहरण प्रदर्शित कर सकता है। एनजीओ सरकार संबंधों का अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे गांवों के साथ सरकारी योजनाओं के सेतु का कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्रीडा ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रहा है एवं परियोजना क्षेत्रों में गरीब समुदायों के विकास के लिए बनी विभिन्न सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहा है। शिक्षा को वर्तमान समाज को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मुख्यतः इसलिए कि यह व्यक्तियों के आस पड़ोस की संकल्पना, साथ ही साथ उस पड़ोस के साथ अंतःक्रिया को अनुमन्य करती है। गैर सरकारी संगठन प्रायः सरकार द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को भरने के लिए स्थापित किए जाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत की बड़ी जनसंख्या अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं अवसरों आदि के संदर्भ में आघात सही हुई है। इसने बड़ी मात्रा में एनजीओ के जनन को भी देखा है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 3.3 मिलियन एनजीओ है या प्रत्येक 400 व्यक्तियों पर एक एनजीओ है। यह संख्या तुलनात्मक रूप से काफी बड़ी है। भारत में बड़ी संख्या में एनजीओ स्थापनाएं या तो सुसुप्त है या कपटपूर्ण है, जिनका बड़ी सीमा तक गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कर की चोरी एवं सरकारी निधि को बेईमानी से हथियाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर भी बड़ी संख्या में विश्वसनीय एनजीओ भी है जो जनता के लिए सही कार्य कर रहे हैं तथा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन से लेकर पालतू पशु की देखभाल तक महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये एनजीओ वास्तव में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। भारत में ऐसे एनजीओ है जो विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नामी एनजीओ है। प्रथम, शिक्षा पर इनामों पर शोध शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। टीच फॉर इंडिया निम्नाय वर्ग में कक्षा शिक्षण में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अक्षय पात्र, मध्याह्न भोजन योजना में संलिप्त है। अन्य जैसे गूंज गरीबों जिनके पास अन्य समस्याएं हैं के लिए कार्यरत है। गूंज विशेष रूप से वस्त्रों पर जोर देता है एवं मानता है कि भारत में वर्तमान वस्त्रों के पूर्ण उपयोग करने मात्र से गरीबी के एक महत्वपूर्ण लक्षण को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में एनजीओ गरीबों द्वारा सामना की जाने वाली एक प्रमुख समस्या में संलग्न है गुणात्मक कौशल एवं रोजगार अवसरों में कमी। ये एनजीओ
कौशल विकास पर जोर देते हैं एवं उनके लिए उद्यमिता अवसरों को निर्मित कर जीविका का साधन निर्मित करते। दीर्घकाल नई राष्ट्र निर्माण में एनजीओ बड़ी भूमिका निभाने लगेंगे। बढ़ती समृद्धि एवं निगमों के सामाजिक दायित्व व्यय पर अधिक जोर देने से निश्चित रूप से समाज के वंचित वर्गों पर अधिक जोर देने में सहायता करेगा। वे एनजीओ जो अच्छा कार्यनीतियों को ग्रहण करने एवं लेखा परीक्षण एवं रिपोर्टिंग के माध्यम से अधिकतम पारदर्शिता लाने में सक्षम है, वे आने वाले वर्षों में निधियों की रेवड़ी प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम जगह पर होंगे। एनजीओ जैसे कि अक्षय पात्र वर्ष दर वर्ष सतत रूप से अच्छे परिणाम देते हुए इस पैमानों में काफी आगे बढ़ गया है। सीएसआर का व्यय केवल उन विश्वसनीय संगठनों को ही लाभ देती है एवं उन्हें पैमानों में बढ़ने के लिए अनुमन्य करती है। यह अच्छी प्रवृत्ति है। बड़े एवं अधिक जवाबदेह एनजीओ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अधिक प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण तरीके से निष्पादन में समर्थ होंगे। 4.8 कुछ प्रमुख एनजीओ एवं उनके सरोकार। 1. प्रथम भारत में वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। प्रथम मुंबई नगर की गंदी बस्तियों में पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए 1994 में स्थापित किया गया था। तब से संगठन ने विस्तार क्षेत्र एवं भौगोलिक विस्तार दोनों में वृद्धि की है। आज विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से यह ग्राम एवं नगर दोनों में रह रहे लाखों बच्चों तक इसकी पहुंच है। इसके कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि 1. विद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है। 2. स्कूलों एवं समुदायों में शिक्षण बढ़ रहा है। 3. उन बच्चों तक जो कि विद्यालय आने में असमर्थ है विद्यालयों का जाल पहुंच रहा है। 4. मॉडल की पुनरावृत्ति की जाती है एवं बड़े पैमाने पर प्रभावों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों की सहायता कर उन्हें ऊपर उठाया जाता है। प्रथम बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करने में दृढ़ विश्वास रखता है। अतः इसके कार्यक्रम सरकारी प्रयासों को स्थानापन्न करने की अपेक्षा उसे सम्मिलित करने को लक्ष्य करते हैं। इसने 8 राज्यों के साथ अपने लीडरशिप कार्यक्रम रीड इंडिया के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है एवं मुंबई तथा दिल्ली सहित अनेक नगरों में नगर निगमों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रही है। 2. टीच फॉर इंडिया टीच फॉर इंडिया थी। टीच फॉर इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि टीच फॉर आई ग्लोबल मूवमेंट का एक भाग है। अपने अध्येता वृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से टेल कमाए वाले स्कूलों में 2 वर्ष के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में सेवा करने के लिए भारतीय विद्यालयों के योग्य स्नातक एवं कार्य कर रहे पेशेवरों की नियुक्त करती है। ये अध्येता अपने विद्यार्थियों को मौलिक रूप से भिन्न जीवन पथ पर स्थापित करने की आशा के साथ शैक्षणिक खाली स्थान के लिए सेतु का कार्य करते हैं जिसका उसके विद्यार्थी सामना करते हैं। शिक्षण नेतृत्व ढांचा के रूप में के माध्यम से टीच फॉर इंडिया के कर्मचारी अध्येताओं को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि वे व्याख्यान कलों में अपनी प्रभाविता की अधिकतम करने हेतु नवाचारी शिक्षण रणनीतियों को अपना सकें। 2 वर्ष की अध्येता वृत्ति के पश्चात अध्येता पुरातन छात्र आंदोलन का एक हिस्सा बन जाते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य सभी के लिए शैक्षणिक अवसरों को यथार्थ रूप देने के लिए आवश्यक दीर्घकालीन परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए पुरातन छात्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था के भीतर एवं बाहर से कार्य करना है। टीच फॉर इंडिया का उद्देश्य यह सिद्ध करना है किसी भी बच्चे की जनांगीय विशेषताओं को उसका भविष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए। ट्फी का विश्वास है कि शैक्षणिक असमानता का अंत अपनी क्षमता को प्राप्त करने का अवसर रखना ही सभी बच्चों के लिए स्वतंत्रता है एवं वह दिन जब सभी बच्चे अपनी क्षमता प्राप्त कर लेंगे भारत के लिए अपनी क्षमता प्राप्त करने का दिन होगा। ऐसा होने के लिए भारत के दिव्यमान एवं सर्वाधिक होनहार नेतृत्व को ढूंढने विकसित करने एवं सहयोग करने के लिए यह संगठन प्रतिबद्ध है। टीच फॉर इंडिया अपने पुरातन अध्येताओं के माध्यम से सभी बच्चों के लिए जीवन की सभी राहों में गुणात्मक शिक्षा का विचार फैलाने पर जोर देता है। ट्फी के पास वर्तमान में 730 अध्येता है, उनमें से 250 अध्येता 2012 में नियुक्त किए गए थे एवं 480 वर्ष 2013 में नियुक्त किए गए थे। ये अध्येता भारत के 5 नगरों के 209 स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। 3. मेक अ डिफरेंस मैड
अपने शिक्षा भागीदार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मिलकर मेक अ डिफरेंस मैड ने एक अनूठी परियोजना इंग्लिश प्रोजेक्ट गरीब घरों, अनाथ एवं सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए शुरू किया है। मंगलोर, चेन्नई, बंगलौर, मैसूर, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता एवं वेलूर आदि को शामिल करते हुए भारत के कुछ प्रमुख नगरों में वर्तमान में लगभग 1200 स्वयंसेवी 4000 बच्चों को शिक्षा देने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। यह 2008 में प्रतिष्ठित अशोका स्टेपल्स यूथ सोशल एंटरप्रेन्योर कंपटीशन का विजेता है एवं कागो ग्लोबल फेलो ऑफ यूथ एक्शन नेट द्वारा कर्मवीर पुरस्कार से विभूषित नोबल लॉरेट है एवं कार्डस फेलो 2010 है। मैड नियमित घरों से आए हुए बच्चों के साथ समान मंच पर अल्प सुविधा प्राप्त वंचित के स्थानन को लक्ष्य करते हुए स्थानन परियोजना भी चलाता है। 4. बियाफूट कॉलेज इंडिया। एक पूरा परिसर जो सौर ऊर्जा से संचालित है वह है बेयफूट कॉलेज, जो कि मूलतः दो मित्रों मेघराज एवं संजीत बकर राय द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या के लिए कॉलेज स्थापित करना चाहते थे एवं इसे 1972 में स्थापित किया गया था। आज यह संगठन स्थानीय समुदाय के लोगों को शिक्षक एवं अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट पेशेवर के रूप में प्रशिक्षित करता है एवं बच्चों के लिए अनेक शैक्षणिक प्रयासों को शुरू किया है। 2013 में एक वैश्विक जर्नल द्वारा द्वितीय सर्वोत्तम शैक्षणिक एनजीओ का दर्जा दिया गया है। 5. क्राई बच्चे का अधिकार एवं आप अथवा क्राई बच्चों एवं उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहा भारत में एक एनजीओ है। क्राई ने वंचित बच्चों की दशाओं को सुधारने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। उनमें से एक है छोटे कदम प्रगति की ओर। यह एक शिक्षा अभियान है जो कि भारत के 10 राज्यों के 35,000 से अधिक बच्चों तक पहुंच चुका है। शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है, इसको सुनिश्चित करने के लिए मिशन एजुकेशन काई का एक अन्य अत्यंत लोकप्रिय अभियान है जो कि प्रत्येक नए शैक्षणिक वर्ष में समुचित शिक्षा अधिक दवियों तक पहुंचाती है। 4.7 सारांश। इस इकाई में शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रकारों एवं व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए इसके महत्व की वर्णन किया गया है। इस इकाई में चर्चा किए गए अन्य मुख्य बिंदु थे: शिक्षा के लिए एनजीओ का महत्व, कुछ एनजीओ एवं उनके सरोकार की भी इस इकाई में चर्चा की गई है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।